हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस। तो साथियों, जैसा कि क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया था, इंग्लिश क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, साइंस की क्लास कंटिन्यू चल रही है और आज से हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स की पहला चैप्टर्स है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। तो वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, पहली बात तो देखा जाए तो जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नंबर रियल्स होते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो डुप्लीकेट हो। ऑल नंबर आर पॉजिटिव, सॉरी रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं होल में, यानी कि इनवर्स में जितने भी रोल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल्स नंबर होते हैं। तो रियल नंबर एक प्रकार से आप कह सकते हो रियल नंबर की डेफिनेशन से जो बनेगी, ठीक है। रियल नंबर्स का मतलब है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय तथा, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग बेस है, बेस क्लियर करते चलो। सभी परिमेय तथा अपरिमेय, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर्स में आपको खास करके क्या देखना है कि किस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे, किस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एचसीएम याद करना आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका बताई जाएगी। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी वे से हम देखेंगे। और एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, फैक्टर्स हो गए, फैक्टर दैट मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड क्लास 6, 7, 8 में सीख चुके हो। यहाँ पर आपको सीखना है अभाज्य गुणनखंड वगैरह, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो जो हमने अभी आपको बताया ये स्पष्ट तौर पर चलेगा। और सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसको हम देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है स्टूडेंट्स, वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में होती है। यहाँ से बिना लंबा विभाजन किए हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं क्या, एचसीएफ, ठीक है। ये आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। और ए क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है। और बी क्या होता है, भाजक होता है। और क्यों क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल, ये बातें याद करके चलेंगे। भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल कौन होता है, शेषफल कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद अदर्स बुक देखेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमने स्टार्ट कर दी। चलिए आइए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हमारा जो चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे चल रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दे रखा है 135 और 225, यानी कि 135 और 225 ये एल्गोरिथम है, और यहीं से हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ए के इक्वल मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 225 हो जाएगी। ठीक है, और बी जो मान लेंगे वो 135 मान लेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रमेयिका होती है क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, जो हमने बताया था वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। ए की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, बी की जगह पर 135 हो जाएगा, और गुणे, ठीक है, गुणा करके हम क्या लिखेंगे, गुणा करके क्या लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अभी नहीं पता हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 135 से हम भाग करेंगे किसको, 225 को, जितना आएगा गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 135 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 135 हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 गया 1 बचा, और ये 2 से 1 गया कितना, सॉरी 2 से 3 नहीं जाएगा, 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा ना, 2 से 3 जाता नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब कितने से मल्टीप्लाई किए 1 से, बचा कितना रिमाइंडर हमारा 90 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये जो आर है ये शेषफल होता है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो सॉरी अभी जस्ट हमने ऊपर बताया है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखो, अब इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब सबसे बड़ा संख्या हम कौन सा, भाजक को ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 135, और यहाँ पर अब 90, इस 90 को लिखेंगे, 135 को 90 से भाग करेंगे, तो ये जो आया इससे हम 135 को भाग करेंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो बचेगा कितना, वो देखिए कितना बच जाएगा, घटा देंगे 135 से 90, तो हमारा कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इस 45 यहाँ पर कितने से किया, अब उससे में मतलब नहीं है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बार में किया था तो बचा कितना हमारे पास नीचे 45 बचा। अब इस 90 को पहले लिखना है, 90 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इस 45 को लिखेंगे। अब 45 से भाग करना है किसको, 90 को, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और ये क्या कर देगा 0 कर देगा, गुणे का 2, और शेषफल कितना बचा 0। और जब शेषफल 0 बच जाए तब समझ लीजिए कि हमारा एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकल कर आ गया 45, और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। समझ में आया? जिसके ना समझ में आया हो वो तुरंत बताएगा कि हमारे समझ में नहीं आया। ना नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड कौन सा है, एज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 38,220 और बी इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 196। एज इक्वल टू 38,220, ये है ना दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब वही प्रोसेस पुनः करनी है, चलिए वही प्रोसेस पुनः करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर क्या होगा, 196। हम क्या करेंगे, 196 से इसको भाग करेंगे। 196 भागे 38,220 यानी कि 38,220 को, तो ये कितनी बार में जाएगा, 382 है, तो हम पहली बार कितनी बार में ले जाते हैं, एक बार में। एक बार में ले जाएंगे तो 196 हमारे पास आ गया। घटा देंगे तो ये कितनी बार में जा घट रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 12 से 6 घटा देंगे, 12 से 6 तो कितना हो जाएगा, अगर 12 से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, और 7 से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 17 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 से 1 186। अगला नंबर हम 2 उतार लेते हैं। अब कितनी बार में ले जाएं, 9 बार में। ठीक है, 9 छक 54 और 9 9 81, 81 4 कितना हो जाएगा, 81 5, 81 5 86 हो जाएगा, और 9 91 9, 9 8 17, 17 65 हो जाएगा। 12 से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 15 से 6 गया 9, 9 6 15 होता है, 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, 0 बचा। अगला नंबर क्या है, 0। अब कितनी बार में ले जाएं इसको हम, 5 बार में। 5 छक्का 30 और 15 45, 45 3 कितना हो जाएगा, 47, 5 इकन्नम 5, ध्यान दीजिए 5 इकन्नम 5 और 5 4 9, 970, कितना रिमाइंडर 0 बचा। तो कितने से हमें गुणा करना पड़ेगा, 195, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो HCF बच्चों क्या हो जाएगा, 196, 196 आंसर हो जाएगा। यही हमें प्रोसेस करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 867 और 255। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 867 और 255। तो बड़ा कौन सा, 867 है, तो हम एज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 867 मान लेंगे, और बी इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 255 मान लेंगे। ठीक है, अब भाग करेंगे इसको 867, यानी कि वही काम फिर से, 867 इज इक्वल टू 255। समझ में नहीं आ रहा है कितने से गुणा करेंगे 867 हो जाए, तो हम 867 को 255 से भाग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 255 भागे 867। ठीक है, चलिए भाग करके हम देखते हैं। भाग करेंगे तो कितनी बार में, अगर हम 2 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार में करें या 3 बार में, चलिए हम 3 बार में इससे गुणा करते हैं। 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 हासिल 1, और 3 दूनी 6, 6 1 7, 765 आ जाए, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 102, 102 बचा। तो यानी कि हमने इसमें 3 से गुणा किया तो बचा कितना, 102 बच गया, बच गया 102। अब हम क्या करेंगे, इस 255 को पहले लिखेंगे, 255
और इस 102 को और 102 से अभी हमें भाग करना है 255 को। 255 को हमें क्या करना है, 102 से भाग करना है। तो कितनी बार में जाएगा, अगर हम 2 बार में करते हैं तो 204 हो जाता है, तो हम 2 बार में ले जाएंगे। ठीक है, 204, 5 से 1 घटा दो, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 4, 255 है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो रहा है, 51 बच जाएगा। तो कितने से गुणा करें, 2 से, तो हमारे पास बचा कितना, 51 बच गया। अब हम इस 102 को पहले लिखेंगे, 102, और 51 को यहाँ लिखेंगे। 51 से हम भाग करेंगे किसको, 102 को। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, कितना बचा, 0 बचा रिमाइंडर। कितनी बार में, 2 बार, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। तो जब 0 बच गया तो जो हमारा क्या होता है, लास्ट भाजक होता है, वही हमारा SCF हो जाता है। SCF इज इक्वल टू 51। आशा है कि SCF निकालना समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम SCF निकालते हैं। ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। SCF निकालना सेम ऐसे ही किया जाता है। SCF निकालने का तरीका इससे इजी नहीं है। और पहले हम SCF कैसे निकालते थे, फैक्टर के थ्रू निकालते थे ना। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस एक जगह सॉल्व हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बता रहा है कि q क्या है, कोई पूर्णांक है। ये जूम कर दिए, आप देख सकते हो। तो चलिए बताइए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, अब सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल मानकर दिखाना है करना क्या है। ठीक है, मानेंगे सबसे पहले ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यदि यहां से हम देखें तो a इज इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये हमें दिखाना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो a इज इक्वल टू 6q+1, 6q+3, 6q+5 है। तो इसके साथ हमारे पास हो क्या जाए, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर रिमाइंडर किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है ना, विषम है। तो यहां पर देखिए, यदि 6 को a से विभाजित करते हैं, विभाजित करने का मतलब भाग करते हैं, विभाजित करते हैं, तो
यदि हम 6 को a से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, ये देखिए r इज इक्व टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रिमाइंडर प्राप्त होता है। केवल 6 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है, डॉट डॉट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर या 0, r की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं या 0 के बराबर ले सकते हैं, किंतु b से छोटा ही होगा, हमेशा 6 से छोटा होगा या b से छोटा करेंगे। अब यहां से देखिए इसको विभाजित करते हैं। अब यहीं पर देखो कुछ करना है नहीं, ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर बता के रूप का होता है जहां क्यों पूर्णांक है, ठीक है, दर्शाइए कि होता है ये हमें दर्शाना है बस, ठीक है। यहाँ ए क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ए जो है वो विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो r की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, इसलिए r इज इक्व टू, r की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। और ये भी क्यों होगा, क्योंकि 0 से बराबर r माना गया है, या तो b से छोटा, 0 से बड़ा, ये वैल्यू मानेंगे, ठीक है, यही इतना लिखना है, अर्थात लिख देंगे पूरा, अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो विषम पूर्णांक है किसके रूप का हो सकता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, ठीक है, इस रूप का हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें करना क्या है कि 2 स्तंभ दिया है, परेड में सदस्यों की संख्या यहाँ पर लिख सकते हो,
परेड में सदस्यों की संख्या, परेड में सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है। ठीक है, और आर्मी की टुकड़ी को सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो आर्मी द्वारा बैंड के पीछे मार्च किए गए टुकड़ी की संख्या, ठीक है, इतने सदस्य परेड में सदस्य हैं। अब यहां से उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहां से हम देखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, संख्या बराबर HCF इज इक्वल टू 616 और कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी का HCF निकाल लीजिए। तो हम सबसे पहले A इज इक्वल टू BQ प्लस R से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 616 और ये क्या है, 32। 32 में कितने से गुणा कर देंगे 616 हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो 32 बगल में लिखो और भाग करो 616 को। कितनी बार में जाएगा, एक दो बार में कर देंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ पर 32 लिखो। ठीक है, 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, अगला क्या है 6 है। अब कितनी बार में ले जाएं, ठीक है 8 बार में ले सकते हैं, 8 दूनी 16, हाँ 8 बार में ले जा सकते हो, 8 दूनी 16, ठीक है 8 त्रिक 24, 24 एक 25, अगर 9 बार में ले जाए 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 एक 28, 9 बार में ले जाइए, 9 बार में, ठीक है 9 टाइम्स में जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 27 एक 28, घटा दीजिए भैया, 16 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से 8 गया कुछ नहीं, 2 से 2 गया कुछ नहीं, तो हमारे पास कितनी बार में, 19 बार में ले गए तो प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ से 32 लिखो और 8 लिखो, 8 को भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, प्लस 0 बचेगा, तो HCF कितना आ जाएगा, 8 बच जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आ जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ठीक है, परेड में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। इस रूप में हमें दर्शाना है। तो क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या हो गया, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ए धनात्मक पूर्णांक है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a इज इक्वल टू 9m 9m+1 9m+8, ठीक है, इस रूप में सिद्ध करना है। ये सारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुसरण भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो a की वैल्यू आ रही है, सॉरी a इज इक्वल टू 9m 9m+1 9m+,
1 और 9m प्लस 8 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, अर्थात यहां से r की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। चूंकि r की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी या 0 हो सकता है, किंतु 9 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा या 9 से छोटा। 9 और 0 के बीच में r की वैल्यू लेनी है, लेकिन हमें इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, घन पूर्णांक पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, घन निकालेंगे। वर्ग पूछता, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन इससे पहले पढ़ाए थे, तीसरे के बाद हमें चौथा पढ़ना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये देखिए, चौथे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर उसको हम पढ़ते हैं ना। चौथा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम यहां से मान लेंगे वही काम, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए a इज इक्वल टू हमें सिद्ध क्या करना है, 3m या 3m प्लस 1 सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, चाहे जहां से दिखाना है। तो अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम a इज इक्वल टू 3m लेते हैं, a इज इक्वल टू 3m, या यहां से देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो यहां से हम a इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 3m। अब अगर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो फिर से यही हमें आना चाहिए, यही हमें दिखाना है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम क्या करें, चूंकि मान लो 3m इज इक्वल टू m, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। लिखा जा सकता है, कुछ ना कुछ करके हम इसको 3m लिख सकते हैं, 3m से स्टार्ट किए 3m लिख सकते हैं ना, लिखाया जा सकता है। दूसरी हमें क्या देखना है, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3m प्लस 1 है। ठीक है, पुनः वही प्रक्रिया लगा दो भैया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर, और वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3m का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 9m का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, 3 3 9, यानी कि 3 3 का 9 m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 6m हो जाएगा, 3 दूनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको और आगे यदि हम सॉल्व करें तो क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, तो इन दोनों से हम क्या करें, 3 कॉमन कर लें, इन दोनों से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस का 1, और यहाँ पर भी हम वही वैल्यू रख दें, क्या रख दें, 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू m सपोज कर लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या के रूप का होता है, तो हाँ इति सिद्धम, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1
के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इस रूप में होता है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, होता है, बस यही करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड, अच्छा फर्स्ट आ गया क्या ये? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेम वही करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए को हम 9m माने हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m, है ना 9m। और क्या करें, घन कर दें, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 81 एम क्यूब हो जाएगा। अगर हम देखें 81 एम क्यूब को एम मान लें, तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा 81 एम क्यूब इज इक्वल टू एम। ये ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा। एक हमारा सिद्ध हो गया कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है, 9m प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो 9m प्लस 1 लाने के लिए ए इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 9m प्लस 1, घन करेंगे तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए है ना, ए क्यूब, यहाँ से क्या हो जाएगा 9m यानी कि 9 इंटू 81m का होल क्यूब। यानी कि एक बार फॉर्मूला लिख ही देते हैं तुम लोगों के समझने के लिए। क्या हो जाएगा 9 81, या डायरेक्ट लिखो ना, 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे 9 इंटू 9m का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। सॉरी 81 लिखना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा 81m का होल क्यूब, ए क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब, प्लस 3ab। ठीक है, 3 इंटू 9m इंटू का 1, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है 9m प्लस 1, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ से देखो, इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने का। 81m क्यूब प्लस 9 त्रिक 27। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 27m स्क्वायर। ठीक है, फिर उसमें गुणा होगा, प्लस 9 त्रिक 27m प्लस 1 हो जाएगा। इन सारे फॉर्मूलों से हम 9 कामन कर, सॉरी ये पूरे पद टर्म से हम 9 कामन कर सकते हैं। तो 9 कामन करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिए, 9 बाहर कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 81m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस का 1, और ये पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। इतनी पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे m मानेंगे। तो जब हम m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब। तो एक तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया कि लिख सकते हैं 9m प्लस 1। और हमें क्या दिखाना है 9m प्लस 8 दिखाना है कि 9m प्लस 8 लिखना है। तो 9m प्लस 8 लिखने के लिए हम क्या मान लेंगे a इज इक्वल टू 9m प्लस 2 लिख लेंगे। इसका हम क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। तो कितना हो जाएगा 9m, वही वर्क फिर से हो जाएगा ना, 9 इंटू 81m क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 9 गुणे का 2
गुणे का m 3ab हो गया और यहाँ से 9m + 2 हो जाएगा। चलिए आगे मल्टीप्लिकेशन करिए इसका। देखो ये थोड़ा लंबा है लेकिन आसान तो है ना, केवल क्यूब कर रहे हैं, फॉर्मूला ओपन कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा 9 × 81 m³ + 8 + 9 दूनी 18, 18 इसको हम 9 गुणे का 18m² लिख दें और 9 दूनी 18 यानी कि 9 गुणे का 4 m लिख दें। अब इतने टर्म से हमें जो जो कॉमन मिले उसको कॉमन कर लो। एक टर्म्स देखिए इतने से इतने से इतने से, इन तीनों में से 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लो। तो यहाँ पर 81m³ + 18m² + 4m और ये +8 बेचारा बच गया। यहाँ पर भी वही प्रोसेस लगा दीजिए। ये पूरी वैल्यू को क्या करना है, m सपोज कर लेना है। तो यहाँ से 9m + 8 तो हमारा a³ = एक और सिद्ध हो गया। 9m + 8 कैसे आया ये भी आपने देखा। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, वही वर्ग कर सकते हैं कि 9m + 8 के रूप का होता है। दर्शाइए कि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम, इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। अब इसके पश्चात देखिए हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी हमने सॉल्व कराया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन या अगली एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा 1.2, ये 1.1 कंप्लीट हुआ। अब हम 1.1 लेकर चलेंगे। तो 1.1 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, और ये क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं 1.1 के। ठीक है, ये 1.2 का क्वेश्चंस है, सॉरी ये सारे क्वेश्चंस 1.2 के हैं और 1.2 के क्वेश्चंस हम लेकर चलेंगे। तो 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, अभाज्य गुणनखंड दिखाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें सॉल्व करना है क्या क्या, कैसे, किस प्रकार से, तो ये अभी हमने पहले आपको बताया था। ठीक है, कि गुणनखंड जो 7th 8th का रूल था वही रूल यहाँ पर लगने वाला है और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और ये हमें देखना है कैसे करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है। 140 का वही फॉर्मूला जो बेसिक हम लगाते थे पहले, वही क्वेश्चंस करना है 8th में। तो 2 से देखो कैंसिल हो रहा है, 2 से 14 70 आ गया और 35 दूना 2 तिहाई 6 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट दिए, 5 7 35 और 7 इकन्नम 7। तो यहाँ से इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, अभाज्य गुणनखंड वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर गुणे का 5 गुणे का 7, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156 है। 156 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर से वही मेथड लगाइए। ठीक है, 156 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वही 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 7 14 2 8 16, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से, 3 इकन्नम 3 3 त्रिका 9 और 13 इकन्नम 13। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे का 3 गुणे का 13। देखो गुणनखंड हमें घाते नहीं, अगर यहाँ पर हम 2 गुणे 2 लिख देते हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो भाज्य हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 38 25 है। अगला तीसरा नंबर क्या है, 38 और 25 है।
इस 38 और 25 को भी वही फॉर्मूला वही मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखो लास्ट में 5 है, या तो 3 से कैंसिल हो सकता है, 2 से तो होगा नहीं, 2 तो हम भूल जाएंगे। अब 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। अभी 3 से और 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अभी 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो नहीं होगा, इसको हम किससे कैंसिल करें, 4 से करें, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 8 सॉरी यहाँ से 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 8 40, और कितना बचा, 2 बचा, 5 5 25 हो जाएगा। अभी 5 से और कैंसिल हो सकता है, 5 इकन्नम 5, 5 7 35, 17 आ गया। 17 अभाज्य संख्या है, 17 इकन्नम 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे का 17, और यही क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th में क्या कह रहा है, 505 है। 4th नंबर में कौन सा है, 5005 है, और इस 5005 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहली बात तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल करो, 5 इकन्नम 5 और 5 इकन्नम 5। फिर से अगर 5 से, अब नहीं 1 आ गया लास्ट में, 5 से कैंसिल नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करके देख सकते हैं, 3 त्रिक का 9। ठीक है, कितना बचेगा, 3 त्रिक का 9 नहीं कटेगा, और फिर 3 त्रिक का 9 11 बचेगा, लास्ट में नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम इसको 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 इकन्नम 7, देखिए 7 इकन्नम 7, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 143 हो गया। 11 से काट दीजिए, 11 इकन्नम 11, 3 बचा, 11 तियाई 33, 13 आ गया, तो 13 इकन्नम 13, 13 से कैंसिल होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा बनेगा, 5 गुणे का 7 गुणे का 11 गुणे का 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ये 4th नंबर क्वेश्चन था। 4 के बाद देखिए 5 नंबर 1 74 29 करके है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चंस में 74 29 करके है। यहां से हम देखेंगे 74 29, इस 74 और 29 को हम कैंसिल करेंगे तो देखिए अगर हम 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, और 3। आज आपका समय काफ़ी फर्स्ट क्लास था, इसलिए हम 1.1 और 1.2 लेकर चलें, लेकिन 1.2 के 2 ही क्वेश्चंस किए, काफ़ी समय ज़्यादा होने के कारण हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे, और हम नेक्स्ट डे आपको 1.2 और 3 दोनों साथ में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये पहली क्लास है, डेमो क्लास था, इसलिए इसको हम यहीं पर आज डिले करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज आपके लिए होमवर्क है, एक हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, होमवर्क के तौर पर आपको नोट कर लेना है 74 29, इसका घर पे आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, कल हम 1.2 पूरा कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।